पहलगाम का टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, इस पूरे किस्से की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हाईलाइट है और इस पूरे किस्से से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है इसे हम डिस्कस करेंगे और साथ में वीडियो के सेकेंड हाफ में हम ये भी समझेंगे कि रोमन एम्पायर के वॉर टैक्टिक्स से इंडिया क्या सीख सकती है फ्यूचर में पाकिस्तान को कॉम्बैट करने के लिए। जब सीज फायर अनाउंस हुई तो काफी सारे लोगों को बुरा लगा कि ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सही टाइम था कि हमें पीओके वापस ले लेना चाहिए था, पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए था, तो ऐसे टाइम पे सरकार पीछे क्यों हट गई। इसमें ज्यादातर लोगों का इंस्टेंट रिएक्शन कंप्लीटली इमोशंस के ऊपर बेस्ड था और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो फुल फ्लेज्ड वॉर होनी चाहिए थी ताकि पाकिस्तान को एक परमानेंट सबक सिखाया जाए। देखिए, कंप्लीटली इमोशंस के बेस पे तो हमारी पर्सनल लाइफ भी नहीं चल सकती, तो देश कैसे चल सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने और कुछ यूट्यूबर्स ने तो ऐसा बहुत दिखाया कि वॉर होने वाली है, युद्ध की तैयारी चल रही है, लेकिन अगर सरकार के स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये कभी भी एक फुल स्केल वॉर की तरह प्लान हुआ ही नहीं था। भारत को पाकिस्तान को सिर्फ एक स्ट्रांग मैसेज देना था और जो उन्हें मिल भी गया। ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव पहलगाम का बदला लेना तो था ही, लेकिन साथ में पाकिस्तान को एक मैसेज देना भी था कि हम तुम्हारी टेरिटरी में कहीं तक भी घुस सकते हैं, इंक्लूडिंग वो सब एरियाज जहां पे तुमने अपना न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। मैसेज ये देना था कि अगर तुमने आगे से कुछ किया तो तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हम जवाबी कार्रवाई में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि वॉर हो, हमें सुनने में ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि युद्ध हो गया है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन हमें यह जानना भी जरूरी है कि एक कन्वेंशनल वॉर किसी एक कंट्री को इकोनॉमिकली 5 से 10 साल पीछे लेके चला जाता है। अब पाकिस्तान को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी 25 साल पीछे ही चल रहे हैं। पाकिस्तान का ऐसा कोई गोल ही नहीं है कि उन्हें इकोनॉमिकली ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की ऑब्सेशन है इंडिया के साथ और उनका फोकस सिर्फ ये है कि वो कैसे इंडिया को सबक सिखाएं और इंडिया से आगे निकलें। सो पाकिस्तान रात दिन सिर्फ इंडिया के सपने देखता है और उसका कंपटीशन इंडिया है, लेकिन इंडिया का कंपटीशन पाकिस्तान नहीं है। इंडिया का कंपटीशन है अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसी कंट्रीज। हमें आज की डेट में चाइना से बहुत ज्यादा सतर्क और केयरफुल रहने की जरूरत है और चाइना वैसे भी हमसे आगे है। तो अगर हम 5-10 साल और पीछे चले गए तो आप सोच ही सकते हैं कि चाइना हमसे कितना और आगे निकल जाएगा। और वैसे भी किसी कंट्री को हराने के लिए सिर्फ एक कन्वेंशनल वॉर का तरीका ही नहीं होता। आप 2020 में ही देख लीजिए चाइना ने क्या किया था। उन्होंने बैठे बैठे कई सारी इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाया और कई हजारों और लाखों के नंबर में जाने भी गई। मैं आपको इसे एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। ये सारी स्ट्रेटेजिकल और साइकोलॉजिकल वॉर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोमन रिपब्लिक या रोमन एम्पायर। बात है 2nd सेंचुरी बीसी की, यानी ऑलमोस्ट 2100 साल पहले। मॉडर्न डे स्पेन में एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था जहां पे न्यूमेंशिया के नाम से एक सेटलमेंट थी और इन लोगों को बोला जाता था न्यूमेंशियंस। न्यूमेंशियंस को रोमन्स के शासन से बाहर निकलना था और बेसिकली इन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए थी। ऑलमोस्ट 20 साल तक इनके रोमन्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे और इन्होंने एक्चुअली रोमन्स की नाक में दम कर दिया था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि 137 बीसी में 20,000 रोमन्स ने सरेंडर कर दिया था न्यूमेंशियंस के सामने। ये वो टाइम था जब रोमन्स दुनिया में बड़ी बड़ी वॉर जीत रहे थे और मेडिटेरेनियन बेसिन में राज कर रहे थे। फिर इवेंचुअली इसके 3 साल के बाद 134 बीसी में, यानी रफली 2100 साल पहले, रोमन्स की पेशेंस खत्म हो गई और वहां के सेनेट ने वहां के फॉरमोस्ट जनरल को भेजा न्यूमेंशियंस को खत्म करने के लिए। उस जनरल का नाम था स्किपियो अफ्रीकानस अमेलियानस। न्यूमेंशियंस के साथ लड़ने के लिए, उन्हें हराने के लिए रोमन सेनेट ने इस जनरल को 30,000 सोल्जर्स की फौज दी। अब स्किपियो अफ्रीकानस ने पास्ट में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे और इसे पता था कि न्यूमेंशियंस में जज्बा बहुत ज्यादा है और इनके फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तो उसने ये प्लान बनाया कि हम एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ेंगे और न्यूमेंशियंस को हराने के लिए अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंस्टेड रोमन्स ने क्या किया कि उन्होंने न्यूमेंशिया की सेटलमेंट को एक सर्कल बना के चारों तरफ से घेर लिया ताकि छोटी सी पहाड़ी में रहने वाले लोगों का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ पूरा कॉन्टैक्ट ही टूट जाए। और इससे हुआ क्या कि भूख ने अपना काम कर दिया। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जब न्यूमेंशियंस की सारी फूड सप्लाई खत्म हो गई, उन्हें ऐसा रियलाइज होने लगा कि ये वॉर तो वो नहीं जीत पाएंगे, उनकी सारी होप खत्म हो गई, तो उन्होंने खुद ही अपने गांव को आग लगा दी और अपने आप को खुद ही मार दिया।
क्योंकि वो रोमन्स के स्लेव नहीं बनना चाहते थे। इस पूरे किस्से को न्यूमेंटाइन वॉर कहा जाता है और कभी कभी थर्ड कैल्टाइबेरियन वॉर भी कहा जाता है। हम में से कई सारे लोगों ने स्पार्टकस के बारे में सुना होगा। स्लेव्स की एक आर्मी, बहुत ही फेरोशियस वॉरियर्स जिन्होंने रोमन्स के साथ कई सारी वॉर्स लड़ी और जीती भी। इसके ऊपर एक शो भी बना हुआ है स्पार्टकस के नाम से। लेकिन हम में से कितने लोगों ने न्यूमेंशियंस के बारे में सुना है? न्यूमेंशियंस के ऊपर बाद में कई सारी कविताएं लिखी गई, कई सारी बुक्स लिखी गई और आज दिन तक स्पेन में न्यूमेंशियंस को पैट्रियोटिज्म और हीरोइज्म का एक सिंबल माना जाता है और वहां का यंग क्राउड आज भी न्यूमेंशियंस को एक रोल मॉडल की तरह देखता है। मैं भी इनकी कहानी पढ़ने के बाद बहुत सरप्राइज हुआ था एंड माई हार्ट गोज विद देम। बहुत ही फेरोशियस वॉरियर्स थे ये लोग। मैं न्यूमेंशियंस को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने ये एग्जांपल सिर्फ ये बताने के लिए दिया है कि वॉर्स सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से ही लड़ी और जीती नहीं जाती। रोमन्स ने ना तो अपने मिलिट्री वेपन्स यूज किए और ना ही अपने 30,000 सोल्जर्स की बलि चढ़ाई। और यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि कन्वेंशनल वॉर होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि टैंक्स जाएं, फाइटर प्लेन्स उड़ें, गोला बारूद की आवाज आए, यानी हम कहीं ना कहीं कन्वेंशनल वॉर ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे खुद के सोल्जर्स भी इसमें शहीद होंगे और हमारे खुद के लोगों की फैमिलीज भी इससे तबाह होंगी। वॉर्स सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से ही नहीं लड़ी जाती। वॉर जीतने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर जो हमने अभी डिस्कस किया, फूड एंड वाटर वॉरफेयर। देयरफॉर ये जानना जरूरी है कि दुनिया में सारे काम इंस्टेंट फीलिंग्स और इंस्टेंट इमोशंस के बेस पे नहीं हो सकते। रोमन्स ने ये स्ट्रैटेजी यूज की थी कुछ 2100 साल पहले, तो आज की डेट में भी ये स्ट्रैटेजी यूज हो सकती है। भारत सरकार भी कुछ इस तरह के एक्शंस लेती हुई दिख रही है। वो फॉरेन बैंक्स को ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को लोन ना दें, लेकिन फिर भी इसमें अभी तक ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी है। जैसे हमने देख ही लिया कि पाकिस्तान को IMF ने लोन ग्रांट कर ही दिया थैंक्स टू US। बट इसके अलावा जैसे इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड करना है, ये भी कुछ इसी तरह का स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर ही है। अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगी, इंडिया को कुछ कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो टाइम ही बताएगा।